राधे राधे सभी के लिए। क्लास 12 की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका नाम है केमिस्ट्री पंच सीरीज। तो इस सीरीज का एक और वीडियो जो कि चैप्टर हमारा विद्युत रसायन अध्याय नंबर 2 जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करते हैं, और ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है चैप्टर सेकंड का। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट के भी 3 पार्ट किए हुए हैं, वो आप सारे क्वेश्चंस देखें। और इन सभी जो वीडियोस आने वाले हैं आपके और आ चुके हैं केमिस्ट्री पंच सीरीज से, इस सीरीज में आपके लिए वो क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस पूरे अच्छे से लर्न कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो फिर आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो ये वाली जो वीडियोस होने वाले हैं ये हमारी केमिस्ट्री पंच सीरीज जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी वो हर एक बोर्ड में काम करने वाला है। जो हिंदी माध्यम के बच्चों की एनसीईआरटी आपकी है, जिसमें न्यू एनसीईआरटी आई है अपडेटेड 2026 में, जिसमें कुल 10 चैप्टर आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा सेकंड चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये हमारा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में चलने वाला है। बस क्या है कि आपका एनसीईआरटी सिलेबस होना चाहिए, ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब हम करते हैं स्टार्ट, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा इस वीडियो का पहला, और हर एक वीडियो में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने वाले होते हैं केमिस्ट्री पंच सीरीज में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, और आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। साथ ही इस चैनल को आपको शेयर जरूर करना है दूसरे अपने फ्रेंडों में, ताकि उनका भी लाभ हो सके और आपका भी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईंधन सेल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए तथा इसके लाभ लिखिए। तो ईंधन सेल सबसे पहले हम लोग जानते हैं, या फ्यूल सेल हम किसे कहते हैं, तो एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा जैसे कि ईंधन आमतौर पर हाइड्रोजन को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा रासायनिक उपकरण होता है यह, जो कि हाइड्रोजन को या ईंधन वाली ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब तक ईंधन और ऑक्सीकारक की आपूर्ति होती है, ऑक्सीकारक की आपूर्ति की जाती है, तब तक यह निरंतर बिजली पैदा करता रहता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की मैं बात करूं तो अभिक्रियाएं एनोड पे होती हैं तथा कैथोड पे होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एनोड पे अभिक्रिया होती है वो होती है आपकी, हाइड्रोजन जो होता है वह अपने 4 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 4 हाइड्रोजन मिलके, और 4 इलेक्ट्रॉन का दान करके H+ बनाते हैं 4 आयन। इसके साथ कैथोड में जो अभिक्रिया होती है तो यहाँ एनोड पे ऑक्सीकरण देखने को मिलता है, और कैथोड की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वह हाइड्रोजन के द्वारा दिए हुए चारों इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को ग्रहण करके H2O बना देती है, मतलब जल बना देती है। और अगर सभी अभिक्रिया को ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं कि H2 + O2 इन दोनों ने मिलके H2O बनाया, साथ में ऊष्मा का निर्माण किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ईंधन सेल के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हैं इसको यूज करने के। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि उच्च दक्षता या हाई इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है, या एफिशिएंसी जो इसकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे उच्च दक्षता वाला सेल होता है, इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक है। दूसरा मैं यदि बात करूँ तो यह पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है, और इसमें जो आपका प्रदूषण है बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करता है, और इसमें केवल पानी उत्पाद के रूप में आपको निकलता है, जैसा कि हमने अभिक्रिया में देखा। इसके बाद मैं बात करूं तो शोर भी काफ़ी कम होता है, नॉइस यहाँ पे आती नहीं है, लो नॉइस होती है। तो ये अभिक्रिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, या इस प्रकार का जो ईंधन सेल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद है विश्वसनीय और टिकाऊ भी होता है, साथ ही इसका जो रख रखाव है वो काफ़ी कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ये सारे लाभ हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो अंतरिक्षों जो अन्वेषण होते हैं उसमें भी, अंतरिक्ष जो यान होते हैं उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। साथ ही आजकल तो हाइड्रोजन से चलने वाले विद्युत वाहन भी लॉन्च कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी इनको यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी किसे कहा जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो प्राथमिक बैटरी की मैं बात करूं तो प्राथमिक बैटरी इन बैटरियों को कहा जाता है कि केवल इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, जैसे कि सेल होते हैं आपके घड़ी में डलने वाले, और भी चीजें जो होती हैं इस प्रकार की, उसमें जो घड़ी में डलता है सेल, रिमोट में जो सेल डलता है, और जो आपकी हैंड वॉच जो होती हैं उसमें सेल जो डलता है, वो सारी प्राथमिक बैटरियों में आती हैं, क्योंकि इनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और इनको फेंक दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, मतलब इनको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण यदि आप देखें तो रेडियो, रिमोट, टॉर्च, खिलौनों में प्रयोग किए जाने वाले जो भी सेल हैं वह प्राथमिक बैटरी के रूप में माने जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ द्वितीयक बैटरी की। तो द्वितीयक बैटरी की या सेकेंडरी जो बैटरी है, तो इन बैटरियों को बार बार आप चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से इनको चार्ज किया जा सकता है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं इनकी वह उत्क्रमणीय होती हैं, मतलब रिवर्स होती हैं, इनको हम बार बार दोहराया जा सकता है। बाहरी बिजली स्रोत से चार्ज किया जाता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका आता है मोबाइल, जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कार की बैटरी है, या फिर जो कैमरा की बैटरी है, या फिर जो इलेक्ट्रिक बाइक आती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी आती हैं, उन सभी की जो बैटरी है वह द्वितीयक बैटरी होती है, क्योंकि इनको हम बार बार चार्ज करके उनका यूज़ किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है। तो लेड स्टोरेज या सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज और चार्ज होते समय होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को बताइए। तो जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरियां होती हैं, इनको चार्ज और डिस्चार्ज होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग हमें लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्चार्ज होने वाली अभिक्रिया की बात करूं, जिसमें जो कि कैथोड पे जो अभिक्रिया होगी और एनोड पे जो अभिक्रिया होगी, अलग अलग इसको हम समझते हैं। कैथोड पे यदि मैं बात करूं तो लेड ऑक्साइड होती है, यह हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके यहाँ पे एक आपके पास ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, तो इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपका लेड ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, साथ में H2SO4 के विलयन में कैथोड और एनोड को डुबोया जाता है। तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है यहाँ पे आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन जो कि प्लस आयन के रूप में रहेगा, और SO4 जो कि माइनस आयन के रूप में विद्यमान रहता है। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हाइड्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो। तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाएंगे, लेड सल्फेट का निर्माण करती हैं और H2O का निर्माण करती हैं। ये कैथोड पे अभिक्रिया होती है। और एनोड की मैं बात करूं तो लेड की अभिक्रिया सल्फेट से होती है और यहाँ पे आपका लेड सल्फेट बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विमुक्त किए जाते हैं। कुल अभिक्रिया को यदि मैं बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन को मैं बात करूं, तो फिर आपका लेड और लेड ऑक्साइड साथ में H2SO4 यह मिलकर के लेड सल्फेट और H2O का निर्माण करते हैं। अब मैं ये वाली जो अभिक्रियाएं हैं ये हैं डिस्चार्ज होने वाली अभिक्रियाएं। अब मैं बात करता हूँ चार्ज होते समय कौन सी अभिक्रियाएं देखने को मिलती। कैथोड की मैं बात करूं तो जस्ट इसकी उल्टी होंगी, क्योंकि डिस्चार्ज में अगर इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं तो जस्ट उसकी उल्टी अभिक्रियाएं कैथोड पे देखने मिलेंगी चार्ज होते समय। तो लेड सल्फेट जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, लेड बनाता है, साथ में सल्फेट आयन का निर्माण करता है, SO4 बनाता है। एनोड की मैं बात करूं तो लेड सल्फेट जो होता है यह H2O से अभिक्रिया करके लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर और जो सल्फेट समूह आपका होता है SO4 होता है, वह बनाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो उसी की उल्टी अभिक्रिया देखने को मिलती है। ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन की मैं बात करूं तो लेड सल्फेट H2O से अभिक्रिया करके लेड तथा
लेड ऑक्साइड और H2SO4 का फिर से निर्माण कर देता है, ताकि वह बैटरी चार्ज हो गई, अब वो डिस्चार्ज होगी तो फिर से ये वाली रिएक्शंस करने वाली है, जिसमें आपका ये इस प्रकार से अणु जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर का आपके सामने आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आने वाले समय में तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। केमिस्ट्री पंच सीरीज होपफुली आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगला क्वेश्चन है गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में संबंध बताइए। तो किसी गैल्वेनिक, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी गैल्वेनिक सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा और मानक सेल विभव के बीच गणितीय संबंध लिखिए। केवल संबंध लिखना है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा जो होती है वह मानक सेल विभव के गणितीय बीच संबंध इस प्रकार है। से इस समीकरण को या इस संबंध को दर्शाया जाता है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। यहाँ पे मैं एक एक करके बात करता हूँ कि कौन सी चीज किसको डिनोट करती है। तो डेल जी जो होता है वह मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को दिखाता है, जो कि हम हमेशा जूल में लेते हैं। और एन की बात करें तो अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि एन कहलाती है। एफ की बात करें तो यह फैराडे नियतांक होता है। और ई नॉट की बात करें तो मानक सेल विभव होता है, जो कि वोल्ट में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये संबंध हमें दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी है। ये सेकंड चैप्टर आपका एंड हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पाद को बताइए। तो जलीय जो NaCl होता है, जब भी विद्युत अपघटन कराया जाता है या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ। तो जलीय NaCl विलयन जो होता है इसमें Na+ और Cl- होता है, साथ में H2O उपस्थित होता है। जब भी कोई जलीय विलयन बना रहे हैं हम NaCl का, तो उसमें H2O तो होना ही होना है, साथ ही जो सोडियम होता है वह प्लस आयन और जो क्लोरीन होता है वह माइनस आयन बनाता है। विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस विमुक्त होती है। तो जब भी हम विद्युत यहाँ पे प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर ये निश्चित है कि हाइड्रोजन जाती है और एनोड पर क्लोरीन जाती है। तो कैथोड की अभिक्रिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे Na जो होता है, सोडियम जो होता है, यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके Na+ बनाता है। साथ ही जो आपका H2O है यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और H2O का एक अणु बना देता है। अब अगर मैं इनके ई नॉट की बात करूं तो जो सोडियम आयन का होता है वो होता है -2.71 वोल्ट, और यदि मैं H2O की बात करूं तो इसका होता है -0.83 वोल्ट ई नॉट का मान। तो जिसका मान ज्यादा होता है वही कैथोड पे जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है यह कैथोड पे जाती है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन जाती है। ओवरऑल अभिक्रिया की मैं बात करूं, कुल अभिक्रिया या नेट अभिक्रिया की मैं बात करूं तो H2O जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, साथ में OH- का उत्पादन करता है। अब इसके बाद एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो Cl- आपका आयन होता है यह हाइड्रोजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं इनको ग्रहण करता है, और फिर इसके बाद जो H2O होता है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलते हैं। तो कुल जो अभिक्रिया होगी वो Cl- आयन क्लोरीन बनाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। और क्लोरीन गैस का अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन गैस का जो ई नॉट का मान होता है वो होता है प्लस में 1.36 वोल्ट, और इसी के बाद जो आपका H2O का है वो होता है प्लस का 1.23 वोल्ट। तो फिर यहाँ पे भी जिसका ई नॉट का मान ज्यादा होता है वह चीज कैथोड पर जाती है, मतलब कैथोड पर क्लोरीन गैस एकत्रित होती है। तो ये मुख्य उत्पाद की मैं बात करूं तो क्लोरीन गैस बनती है, और कैथोड की बात करें तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड की बात करें तो क्लोरीन गैस बनती है। विलयन जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का विलयन बनता है। तो ये थे आपका चैप्टर सेकंड था, उसके कुछ क्वेश्चंस, जो कि 15 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से कवर अप कर लिए हैं। अगर आप ये 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो निश्चित ही आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए
अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे और सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तिमाही परीक्षा भी आने वाली हैं, होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी के लिए राधे राधे।